हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 9th की फिज़िक्स का चैप्टर ग्रेविटेशन का स्टडी करेंगे। इससे पहले हम लोग इस चैप्टर का वीडियो जो पार्ट 1 था किया था हम लोगों ने, और पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी कैपिटल जी एंड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, ये किया था हम लोगों ने। तो आज हम लोग वीडियो का पार्ट 2 करेंगे और इस पार्ट 2 का स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल से। जो न्यूमेरिकल बेस्ड हमारा किस पर है, जो न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ था उसी पर स्टार्ट करेंगे। तो न्यूमेरिकल क्या है उसको देखते हैं। टू बॉडीज ऑफ मासेस 1 kg and 2 kg respectively are placed at a distance or separation of 1 meter. Find the acceleration of the bodies assuming that only gravitational forces act. तो दो बॉडीज हैं जिनके मास दिए हुए हैं 1 kg और 2 kg। इन दोनों को एक दूसरे से 1 मीटर डिस्टेंस पे रखा गया है। क्या डिस्टेंस दिया है? 1 मीटर और 2 मीटर। ये मान लें कि एक बॉडी है जिसका मास कितना है, इसको मान लें बॉडी ए है, इसका मास कितना है 1 kg है, और इसके सेंटर से 1 मीटर डिस्टेंस पर एक सेकेंड बॉडी रखी हुई है। सेकेंड बॉडी है जिसका मास दिया है 2 kg। तो दो बॉडीज हो गए 1 kg और 2 kg मास के। इन दोनों बॉडीज के बीच का जो डिस्टेंस दिया है सेंटर टू सेंटर, ये 1 मीटर है। इसको मान लें कि बॉडी बी है और इसका मास दिया है 2 kg। तो जैसा कि आपने पढ़ा था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ में कि दो बॉडीज़ को अगर कुछ डिस्टेंस में रखे जाते हैं तो दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो वो कंडीशन यहाँ भी अप्लाई होगा कि जो बॉडी फर्स्ट है ए, ये सेकंड बॉडी बी को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ और सेकंड बॉडी ए को। तो किस फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं दोनों बॉडीज, इस फोर्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसका सोल्यूशन क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स acting between bodies। क्या फार्मूला था? F इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो F की वैल्यू क्या होगी? कैपिटल G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू m1 मीन्स 1 kg, m2 मीन्स 2 kg, दिस होल अपॉन r स्क्वायर, r मीन्स 1 स्क्वायर। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिलेगा? F इक्वल टू 6.67 इंटू 2 करेंगे, 2 7 14 4 कैरी 1, 2 6 12 1 13 3 1 2 6 12 1 13 13.34 इंटू 10⁻11। तो इसी को और सॉल्व कर सकते हैं तो 1.334 इंटू 10⁻10 न्यूटन। इतने फोर्स से दोनों बॉडी एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। तो फोर्स मालूम हो गया है। क्या फाइंड करना है? इसमें कहा गया था फाइंड द एक्सेलरेशन। क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है ऑफ द बॉडीज एज्यूमिंग दैट ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फोर्स तो फाइंड कर लिया। अब जो बॉडी ए है इसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ड्यू टू दिस फोर्स, फाइंड करते हैं इसको। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड in 1 kg बॉडी। फार्मूला क्या है? अगर ए मानते हैं तो ए इक्वल टू क्या होगा? F अपॉन m। ऐसे निकाल सकते हैं। ए इक्वल टू F मीन्स 1.334 इंटू 10⁻10 दिस होल अपॉन मास m मीन्स 1 kg। तो ए मिलेगा इसमें
1.334 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया। ऐसे ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन 2 kg बॉडी, ये सेकेंड बॉडी है 2 kg, इसमें कितना होगा A इक्वल टू F/m, A इक्वल टू F मीन्स 1.334 इंटू 10⁻10 अपॉन 2, तो डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा A इक्वल टू 2 6 12 113, 2 6 12 113, 2 7 14, तो ये हो जाएगा हमारा 0.667 इंटू 10⁻10, या इसी को लिख सकते हैं A इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इसके आंसर्स हो गए। तो इस टाइप से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन बेस्ड था किस पर, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ पे, जो न्यूटन्स लॉ था इसी पर बेस्ड नकल था कि दो बॉडी ए और बी थे जिनके मास थे 1 kg और 2 kg, एक दूसरे से 1 मीटर डिस्टेंस में रखे गए थे, और ये दोनों बॉडी अकॉर्डिंग टू जो लॉ था दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कितने फोर्स से, ये फार्मूला अप्लाई कर दिया, इस फार्मूले से हमने जो फोर्स फाइंड कर लिया, इस फोर्स से दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जब बॉडी से फोर्स अप्लाई होगा तो बॉडीज क्या होंगे, एक्सेलरेट होंगे। तो कितना इसमें एक्सेलरेशन होगा, फार्मूला अप्लाई कर लिया 1 by 1, बॉडी ए के लिए होगा A इक्वल टू F/m, सॉल्व किया, ये मिला रिजल्ट। ऐसे बॉडी बी के लिए सॉल्व किया तो ए की वैल्यू कितनी मिली 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस टाइप से हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया जो कि बेस्ड था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे। तो सेकेंड प्रॉब्लम है, टू बॉडी A and B of mass m and 2m respectively are kept a distance d apart. Where should a small particle be placed so that the net gravitational force due to the bodies A and B is 0? दो बॉडीज हैं A और B जिनके मास क्या है m और 2m है। इसका मास कितना है, ये 2m है। दोनों बॉडीज को रखा गया है। इन दोनों बॉडीज को ज्वाइन करने जो लाइन मिलता है AB है। इस लाइन AB की जो लेंथ है D है, या दोनों बॉडीज के बीच का डिस्टेंस D है। तो इन दोनों बॉडीज को ज्वाइन कर जो लाइन मिलता है उस लाइन पर कोई पॉइंट हमने C सपोज किया। क्वेश्चन था कि इसके लाइन पर जो मतलब दोनों बॉडीज को ज्वाइन करने जो लाइन मिलता है उस लाइन पर कोई थर्ड पार्टिकल कहाँ पर रखा जाए कि वो पार्टिकल कोई फोर्स एक्सपीरियंस ना करे, या उस पर जो फोर्स लगने वाला है नेट फोर्स क्या हो 0 हो जाए। तो यहाँ पर क्या करना है, न्यूटन्स लॉ अप्लाई होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बॉडी ए बी को अट्रैक्ट करेगा, बी ए को अट्रैक्ट करेगा। तो जिस फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं वो दोनों फोर्स से हम लोग इसके साथ निकालते हैं कि सी जो है कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो पहले हम पॉइंट ए और सी मतलब जो एम और एम डैश हमने क्या मान लिया, एम डैश मान लिया कि पार्टिकल है जिसका मास क्या है एम डैश है। तो इस पार्टिकल को पॉइंट ए से डिस्टेंस एक्स पे रखा जाए। तो जो बॉडी है एम डैश का पार्टिकल है, ये पार्टिकल 0 फोर्स मतलब जो नेट फोर्स है वो 0 एक्सपीरियंस करेगा, मतलब नो फोर्स अप्लाई इस पर होगा। तो फोर्स एक्टिंग बिटवीन पॉइंट ए एंड सी, या पॉइंट ए पर जो बॉडी है एम और सी पर क्या है एम डैश है, तो इनके बीच फोर्स निकालते हैं और फिर इसके बीच फोर्स निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, फोर्स निकालेंगे, फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन सी, फिर फोर्स अप्लाइड बाय बी ऑन सी, दोनों फोर्स इक्वल कर देंगे तो नेट फोर्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या सपोज किया, लेट अ पार्टिकल of mass m dash be placed at distance x
फ्रॉम एट डिस्टेंस x फ्रॉम a से x डिस्टेंस पर हमने एक पार्टिकल पॉइंट C पर प्लेस किया जिसका मास क्या m डैश है। तो क्या फाइंड कर लेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन applied by A on m डैश। इसको मान लिया F1, तो F1 क्या होगा, कैपिटल G m1 m2, m1 मीन्स m, m2 मीन्स m डैश अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम x स्क्वायर। दिस इज फर्स्ट एंड gravitational force of attraction applied by B on m डैश। इसको मान लिया F2, F2 का तो क्या हो, कैपिटल G m1 मीन्स 2m, m2 मीन्स m डैश दिस होल अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये पूरा डिस्टेंस d था, x निकाल दिया, यहाँ कितना बचेगा, cb की वैल्यू d माइनस एक्स होगा, d से x माइनस कर देंगे। तो ये हो गया हमारा सेकेंड। कहा गया है नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस मास m डैश इज 0 सिंस नेट फोर्स experienced by m dash is 0। therefore F1 इक्वल टू F2। इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो m डैश को A अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा इधर F1 से, और m डैश को 2m अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा F2 से। तो अगर F1 और F2 इक्वल अपोजिट हो जाएंगे तो इफेक्टिव वैल्यू 0 हो जाएगी। तो F1 वैल्यू रखें कैपिटल G m डैश अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल G 2m m डैश अपॉन d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, d माइनस एक्स होल स्क्वायर। कैपिटल G कैंसिल हो जाएगा और m से m कैंसिल हो जाएगा। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये m डैश भी कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 2 अपॉन d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसको, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 2 को बना दे √2 अपॉन d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हम सबको बना दे रहे हैं होल स्क्वायर में, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ जाए तो दोनों साइड में स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन एक्स इक्वल टू √2 अपॉन d माइनस एक्स। तो d माइनस एक्स इक्वल टू √2 एक्स, या d इक्वल टू क्या होगा √2x प्लस एक्स होगा। तो d इक्वल टू एक्स कॉमन √2 प्लस 1, √2 प्लस 1 होगा। देयरफॉर x इक्वल टू d अपॉन √2 प्लस 1। ये इसका रिजल्ट होगा कि जो बॉडी ए है, बॉडी इसे डिस्टेंस x मतलब d अपॉन √2 प्लस 1 डिस्टेंस पे रखेंगे तो जो बॉडी m डैश का होगा ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, इतना यूनिट ये डिस्टेंस है। तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे डिपेंड होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा
मोशन ऑफ बॉडी इज मूविंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी। इससे पहले हमने एक चैप्टर था मोशन, वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है नॉट अंडर ग्रेविटी, तो उसका इक्वेशन क्या था, हम लोग उसको डिराइव किया था। 3 इक्वेशन थे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v इक्वल टू यू प्लस ए टी, मतलब वी इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। 3 थे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा क्या था, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इन तीनों को हम लोग ग्राफिकल मेथड से और जो जनरल मेथड था दोनों से डिराइव किए थे। उन्हीं क्वेश्चंस के फॉर्म में हम लोग इसको नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं, क्या कि जब किसी बॉडी को हम लोग ग्राउंड पर स्ट्रेट लाइन मोशन में नहीं, ग्राउंड से ऊपर की ओर या ऊपर से ग्राउंड की ओर जब मोशन कराते हैं, मतलब किसी बॉडी को हम लोग कुछ हाइट से ड्रॉप करते हैं या अर्थ के सरफेस से ऊपर की ओर थ्रो करते हैं, तो इक्वेशंस ऑफ मोशंस क्या होंगे, उसमें क्या चेंज आएगा, इसको देखते हैं। पहले क्या था, सिंस इक्वेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्ट्रेट लाइन along straight line से बोलते हैं ऑब्जेक्ट, इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग along straight line और फर्स्ट क्या था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर, और थर्ड था v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन थे। तो इन तीनों इक्वेशंस को हम लोग कब यूज़ करते थे, जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन करता हो ग्राउंड पर। यहाँ पर क्या है, अर्थ के सरफेस से ऊपर की आप बात कर रहे हैं, जब किसी बॉडी को कुछ हाइट से ड्रॉप करते हैं या अर्थ के सरफेस से किसी बॉडी को ऊपर की ओर थ्रो करते हैं, तब क्या होगा। इन केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी क्या चेंज होगा, ए इक्वल टू जी, ए को जी कर देंगे, एस इक्वल टू जो डिस्टेंस है उसको हाइट कर देंगे और बाकी सब वही रहेगा। इनिशियल वेलोसिटी यू, फाइनल वेलोसिटी वी, टाइम टी, डिस्टेंस को हमने एस था उसको एच कर दिया, हाइट हो गया। जो ए था एक्सेलरेशन उसको लिख दिया जी, इसे बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये सब वही रहेगा, वह इतना चेंज होगा। तो इसमें पहला केस लेते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट moving under gravity, if an object moving under gravity downward vertically, downward not from rest, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड क्या होगा, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर, एंड थर्ड becomes v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। if object is moving downward from rest, then
u इक्वल टू जीरो, यू जीरो का है तो क्या बन जाएगा v इक्वल टू यू जीरो किया जी टी हो गया। सेकेंड क्या मिलेगा h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, जहाँ जहाँ यू था जीरो कर देंगे तो इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज हो जाएंगे, v इक्वल टू 2gh। ये हो गया कब, जब किसी बॉडी को हमने ड्रॉप किया है डाउन डायरेक्शन में, क्या है मूविंग अंडर ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉट फ्रॉम रेस्ट, मतलब उसको फ्रीली फॉल करने नहीं किया गया, उसको कुछ वेलोसिटी साथ नीचे की ओर गिरा गया है, तो ये होगा यूथॉस में। नेक्स्ट उसमें लिख दिया कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउनवर्ड फ्रॉम रेस्ट, मतलब यू इक्वल टू जीरो होगा तब इक्वेशन ये बन जाएंगे। और सेकेंड केस लिख सकते हैं इफ एन ऑब्जेक्ट बी थ्रोन vertically upward, then equation of motion becomes like this। ये क्या होगा ऊपर की ओर g की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो ये हो जाएगा v इक्वल टू यू माइनस जी टी, h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। जो ग्रेविटी g है इसकी जो डायरेक्शन होती है डाउनवर्ड होता है, तो डाउनवर्ड बॉडी है तो g के अलाउंग आएगा तो g पॉजिटिव रहेगा, ये केस 1 हो गया। और अगर किसी बॉडी को थ्रो किया हो ऊपर की ओर तो ये ग्रेविटी क्या होगा अगेंस्ट हो गया, तो g को हम नेगेटिव लेंगे, इसलिए यहाँ पर इक्वेशन में नेगेटिव रखा। तो ये जो इक्वेशन थे वो अलग अलग फॉर्म में हो गए। ये केस था, केस 1 में 3 इक्वेशन हो गए। इसी में जब फ्रॉम रेस्ट होगा तो यू इक्वल टू जीरो कर देंगे, जब यू जीरो होगा तो इक्वेशन की वैल्यू बदल जाएगी, इसका फॉर्म चेंज हो जाएगा। और जब बॉडी को हम थ्रो करते हैं वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में तब इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्म ये होगा, जी नेगेटिव कर देंगे और सारे उसी फॉर्म में रहेंगे, सिर्फ जी नेगेटिव हो जाएगा। क्वेश्चन में लिखा होगा जो बॉडी मोशन में है वो किधर मोशन में है, वो फ्रॉम रेस्ट डाउनवर्ड आ रही है या ऊपर को थ्रो किया गया है, ये क्वेश्चन में लिखा होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को यूज करेंगे, कंडीशन क्वेश्चन में दिया होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा यहाँ पर वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ हाइट। अर्थ के सरफेस से हाइट बढ़ने पर, अर्थ के सरफेस से ऊपर की ओर जाने पर जो ग्रेविटेशन जी की वैल्यू है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, ये इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, ये फाइंड करना है। तो जो चेंज आ रहा है उसे बोलेंगे वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। यहाँ पर क्या सपोज किया, एक मान लीजिए अर्थ है, इसका रेडियस आर होगा, एम ई इज द मास ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस पर अगर कोई बॉडी स्मॉल एम मास का रख दें, यहाँ पर मान लीजिए बॉडी रखा हमने, कितने मास का है, स्मॉल एम मास का बॉडी है, तो अर्थ के सरफेस पर जो बॉडी रखा है स्मॉल एम मास का, इस बॉडी में और अर्थ के बीच जो लगने वाला फोर्स अट्रैक्शन होगा जो न्यूटन लॉ को फॉलो करेगा, तो जब बॉडी यहाँ पर रखा होता है सरफेस पर, तो ग्रेविटी कितना काम करता है, जी इक्वल टू कैपिटल जी, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी, यानी आर स्क्वायर। ये होगा कहाँ पर, ये अर्थ के सरफेस पर होता है। लेकिन अगर अर्थ के सरफेस से हम किसी बॉडी को एच हाइट पर पॉइंट पी पर ले जाएं, यहाँ ले आए बॉडी को, कहाँ, पॉइंट पी पर, तब क्या होगा, अगर ये बॉडी यहाँ पहुँच जाए, अर्थ के सरफेस से उठकर ले जाए, कहाँ पर, हाइट एच पर, पॉइंट पी है वहाँ पर रखें, तो ग्रेविटी वैल्यू क्या होगी, इसको मान लें कि जी डैश, क्या मान लें, इफ जी डैश बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच फ्रॉम अर्थ सरफेस, देन तो जी डैश की वैल्यू क्या होगी, जी डैश इक्वल्स टू कैपिटल जी एम ई अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, मीन्स आर ई प्लस एच स्क्वायर ऑफ आर ई प्लस एच। ये हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं, सेकेंड हो गया
जी डैश फाइंड करना है। क्या ग्रेविटी की वैल्यू पॉइंट पी पर कितना होगा, इसको हमने जी डैश सपोज किया है, तो जी डैश की वैल्यू निकालनी है। हम सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग सेकेंड रिलेशन बाय फर्स्ट रिलेशन। तो सेकेंड क्या है, जी डैश, फर्स्ट होगा जी इक्वल टू जी डैश मीन्स कैपिटल जी एम ई अपान आर ई प्लस एच होल स्क्वायर, दिस होल अपान कैपिटल जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, जी डैश अपान जी इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपान आर ई प्लस एच होल स्क्वायर इंटू आर ई स्क्वायर अपान कैपिटल जी एम ई। तो कैपिटल जी एम ई कैंसिल हो जाएगा, तो इसके बाद क्या बचेगा, इसको और सॉल्व करते हैं। जी डैश अपान जी इक्वल टू आर ई स्क्वायर अपान आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। तो जी डैश प्लस टू क्या होगा, इसको यहाँ ले आएंगे, ये हो जाएगा हमारा जी आर ई स्क्वायर अपान आर ई प्लस एच, आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। ये इसको लिख सकते हैं जी डैश प्लस टू जी अपान आर ई प्लस एच अपान आर ई इस पूरे को होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। इसको ब्रेक कर लें, आर ई अपान आर ई वन हो जाएगा प्लस एच अपान आर ई। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, जी डैश प्लस टू जी अपान वन प्लस एच अपान आर ई होल स्क्वायर। एक रिलेशन मिला है, जी डैश इक्वल्स टू जी अपान वन प्लस एच बाय आर ई होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला मिला। अब यहाँ पर जी कांस्टेंट है, आर ई कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है स्मॉल एच, हाइट एच की वैल्यू और कम कर दें और बढ़ा दें, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इस जी डैश की वैल्यू चेंज होती रहेगी जी के फॉर्म में। अब यहीं पर लिख सकते हैं कि अगर किसी बॉडी को अर्थ के सरफेस से अर्थ के रेडियस के इक्वल हाइट पर ले जाए, इफ अगर हाइट एच की वैल्यू कितना हो जाए, रेडियस से इक्वल हो जाए, तो ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो कितना होगा, देन जी डैश इक्वल्स टू जी अपान वन प्लस आर ई अपान आर ई होल स्क्वायर। ये कट जाएगा, ये वन प्लस वन हो जाएगा, जी अपान वन प्लस वन टू स्क्वायर फोर। तो जी डैश कितना हो गया, जी बाय फोर हो जाएगा, मतलब 1/4 ग्रेविटी रह जाएगा। कब, जब किसी बॉडी को अर्थ के सरफेस से उसके रेडियस इक्वल हाइट को ले जाए तब, और अगर उसके डायमीटर के इक्वल ले जाए, इफ एच इक्वल टू 2r कर दिया जाए तो क्या होगा, जहाँ स्पेस कम है, यहाँ देखिए जहाँ एच यहाँ क्या करते हैं 2r करते हैं, तो 2r अपन r मीन्स r कैंसिल 2, तो 2 + 1 3 स्क्वायर 9। तो जी डैश कितना हो जाएगा, जी डैश प्लस हो जाएगा जी बाय 9। तो हम ये देख रहे हैं कि हम हाइट बढ़ा रहे हैं, तो हाइट के इंक्रीज होने से क्या हो रहा है कि जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो डिक्रीज कर रही है। पहले जब हम हाइट एच को रेडियस से इक्वल रखे, एच इक्वल टू आर कर दिया, तो आर ई बाई आर ई जहाँ एच का फॉर्मूले में वहाँ पर आर रखा, तो कैंसिल हो 1 और 1 + 1 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो जी डैश इक्वल टू जी एफ मिला। अगर एच की वैल्यू बढ़ाकर जो अर्थ का डायमीटर 2r है कितना कर दिया जाए, तो 2r बाय आर ई कैंसिल 2 बचेगा, तो 2 + 1 3 स्क्वायर 9, तो जी बाई 9 हो गया। तो हम देख रहे हैं कि एच की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, पहले 1r था 2r कर दें, 3r कर दें, 4r कर दें, ऐसे बढ़ाते जाएंगे, तो एच की वैल्यू अगर बढ़ती जाएगी तो ग्रेविटी वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। इस टाइप से ये हमको रिजल्ट मिलता है फाइनली कि अगर हम किसी बॉडी को अर्थ के सरफेस से ऊपर ले जाते हैं तो ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज करती है। ऐसे ही अर्थ के सरफेस से अगर हम लोग किसी बॉडी को नीचे लेकर जाते हैं, डाउनवर्ड सरफेस से नीचे लेते हैं,
तब भी ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज करती है। और सेंटर पर 0 होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी की वैल्यू सेंटर पे मतलब यहाँ पर 0 होता है। इसको आप लोग पढ़ेंगे क्लास 11th में, वहाँ चैप्टर मिलेगा, वहाँ पढ़ेंगे, डिराइव भी करेंगे। तो रिजल्ट क्या मिलता है कि जो मैक्सिमम वैल्यू होता है अर्थ के सरफेस पर होता है जी की वैल्यू मैक्सिमम, और अर्थ के सरफेस से ऊपर जाए या नीचे जाए तो जी की वैल्यू डिक्रीज करती है और अर्थ के सेंटर पर ग्रेविटी 0 होती है। ये इसका रिजल्ट मिला। तो आज का वीडियो हम लोग यहाँ पे फिनिश करते हैं। इसको आप देखिए ठीक से और नोट्स बनाइए, प्रिपेयर करिए। वीडियो को देखने के बाद में इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो करेंगे, पार्ट 3 में करेंगे, कुछ टॉपिक रहेगा इसमें और उसके बाद उसी में कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे। और तब तक के लिए जो आपने पढ़ लिया है इस पर बेस्ट जो न्यूमेरिकल पास भी है उसको आप लोग अटेंड करें। सो थैंक्स फॉर टुडे। ओके।